नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। आप पहले पार्ट देख लेवे, ये मैं अलग से इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कीजिएगा। तो हम लोग पहले पार्ट में जिस पड़ाव में मैं था कि मैं बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में बताया, जेठू के बारे में बताया, जिन्होंने जीवन के आखिरी वक्त तक अपने काम में वो लगे हुए हैं। और मैं भी अपने ये सोच में रखता हूँ कि पैसा कमाते रहना चाहिए। रिटायरमेंट के बारे में कभी मत सोचिए, क्योंकि अभी तो बैंक इंटरेस्ट भी वो कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है पैसा कहीं पे रख के आप मोटा कुछ पूंजी बना लेवे और पैसा रख के फिर वो पैसे को लेके बैठ के आप खाएंगे। पैसिव इनकम का कुछ वो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं ये पूरा एक फुल प्रूफ प्लान है, क्योंकि इन्फ्लेशन है वो आपका कमाई खा लेगा। अभी इन्फ्लेशन क्या है? एक साल पहले 80 रुपए का पेट्रोल था, अभी 100 रुपए का पेट्रोल हो गया। एक साल में 25% ये प्राइस बढ़ गया। बैंक में रखा हुआ पैसा क्या आपका 25% बढ़ा? नहीं बढ़ा, अभी तो 5-6% है। और मुझे लगता है जब मेरा 60 ईयर्स हो जाएगा तब तो बैंक इंटरेस्ट कुछ भी नहीं रहेगा। और अभी के हाल में भी काफी जो हमारा तो अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पे बैंक में किसी देश में नेगेटिव इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। मतलब आप बैंक में पैसा रखोगे, इसके लिए बैंक को ही पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीज आगे आने वाली है। तो इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए स्किल डेवलपमेंट, और हमको अर्निंग करना चाहिए। बैठ जाना तो वो सही नहीं है। और पहले पहले मेरा उतना तो वो नॉलेज नहीं था। अभी जीवन में आके इतना अनुभव होता है कि सेल्फ प्रैक्टिस सबसे बढ़िया होता है। सेल्फ प्रैक्टिस मतलब क्या? वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, खुद का क्लिनिक, सीए बन जाओ, नहीं तो बीकॉम ऑनर्स करके टैक्स प्रैक्टिस के लिए आप लाइसेंस ले लो। तो ये सेल्फ प्रैक्टिस रहता है। नहीं तो आप इंजीनियरिंग करोगे तो सिविल इंजीनियरिंग करो, जहाँ पे आप एक कंसल्टेंसी फार्म खोल लो, वहां पे भी पैसा बनता है। मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, खैर छोड़ो, वो तो गलत हो गया। और मैं वो ड्राइंग में इतना मैं अच्छा भी नहीं था, खैर। तो ये सारी चीजें, और मैं रेकी भी सीखा। तो रेकी अभी मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं फ्यूचर में रेकी अगर कर पाऊँ तो रेकी के दौरान मेरा काफी अच्छा, मैंने वो बिजनेस में अच्छा बना लिया था। और अभी शेयर मार्केट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अभी देखते हैं कितना सक्सेस मुझे आगे मिलता है। अभी तो अभी 5-6 साल हो गया, अभी भी मेरा टेस्टिंग चल ही रहा है। तो अगर गुरु जी का कृपा रहा और सब ठीक ठाक, देखते हैं। लोग क्या है ना, लोग अभी इसमें एक मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ। लोगों को नौकरी चाहिए तो वो गुरु के पास, भगवान के पास जाके हाथ जोड़ते हैं। खैर वो तो ठीक है, पर वो हाथ जोड़ने से पहले आपको खुद रास्ते में उतर के मेहनत से आपके लिए नौकरी ढूंढना चाहिए। अच्छे मार्क्स के लिए भगवान के पास हाथ जोड़ते हैं। अभी अच्छे मार्क्स वो जोड़ सकते हैं, पर उसके पहले ये जरूरी होता है आप कितना मेहनत अपने पढ़ाई पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज आप ठीक से जान लीजिए। दुनिया में आप किसी से भी मदद आप मांग रहे हो, भगवान से भी मदद मांग रहे हो, मांग आप सकते हो। हर किसी का जरूरत पड़ता है, मानता हूं मैं। पर सबसे पहले जो काम होता है, दूसरे से मदद अपेक्षा करने से पहले आप खुद ही खुद को मदद करो। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। तो खैर, जो मैं सेल्फ प्रैक्टिस का बात में कर रहा था, तो उसको मैं काफी प्रायोरिटी देता हूँ। अभी देखते आगे कितना क्या होता है। अभी पूरा चीज मेरा क्या है ना, ये पूरा जीवन ये आध्यात्म और पूरा किताब विताब पढ़ के ना मैं खुद मेरा कुछ नुकसान हो गया। जो चीजें मैं आपको बताता हूँ जीवन में, मैं सीख के मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कुछ किताबी ज्ञान है। और जो कुछ गलतियां मैं कुछ करा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे से जो लोग जुड़े हैं वो गलती को दोहराए। खैर, तो अभी क्या है, पैसा तो कमाना है, पैसा बुरा नहीं है, पर धन के लिए आसक्ति बुरी बात है। एक साधारण इंसान और एक आध्यात्मिक इंसान में कुछ फर्क होना चाहिए। धन बुरी बात नहीं है, धन के प्रति आसक्ति बुरी बात है। अभी आसक्ति क्या है? आसक्ति यह है कि
कोई बंदा 6 घंटा 8 घंटा काम कर सकता है, पर उसको 10 12 14 घंटा काम करना है, ओवर टाइम करना है, कितना पैसा वो इकट्ठा कर सकते, कितना धन वो इकट्ठा कर सकते हैं, और उसके लिए वो अपना साधना कॉम्प्रोमाइज करता है, उसके लिए वो अपना पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज करता है। ये मुझे पसंद नहीं है। अगर हफ्ता में 5 दिन भी आप 12-14 घंटा मेहनत करते हो, हफ्ते में 2 दिन खुद के लिए वो टाइम रहना चाहिए। लोगों का ऐसा सोच है कितना पैसा इकट्ठा कर लूं, कितना पैसा इकट्ठा कर लूं, और उसके बाद मैं रिटायर करूंगा और अपना लाइफ एंजॉय करूंगा। ऐसा होने वाला नहीं है, कल का भरोसा नहीं है। इस सही बात के लिए मैं एक वीडियो मैंने बना दिया, ये आप देख लेना, ठीक है। तो लाइफ शुड बी बैलेंस्ड, यू नो, कि आप धन कमाओ, मना ही नहीं है, मैं खुद से कह रहा हूं, पर धन कमाने का वो एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए। मैं 3,000 रुपए, 300 रुपए, 30,000 का रुपए का मैंने बात ऑलरेडी आपको बता दिया। ऐसा जरूरी नहीं है जितना घंटा आप दोगे उतना पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि पैसा कम या ज्यादा कुछ भी वो हो सकता है, पैसा कभी पूरा पड़ता नहीं है, पर आपका जीवन का 24 घंटा ये लिमिटेड है, तो उसका जो बंटन है वो हिसाब सही से होना चाहिए। धन के लिए इतना आसक्ति नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर इंसानियत खत्म हो जाए, आप पागल हो जाओ। धन जरूरी है, पर आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो अभी सब कुछ अच्छा है, पर उसका जो डिपेंड करता है फैक्टर कि उसका यूटिलिटी आप क्या कर रहे हो। धन का आप सही उपयोग कर रहे हो या गलत उपयोग कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीजें एक आध्यात्म व्यक्ति को एक साधारण सांसारिक इंसान से उसको अलग करता है। अभी धन का अच्छा उपयोग गलत उपयोग क्या है, कुछ उदाहरण से समझते हैं। धन का गलत उपयोग, आप 1,500 रुपए का एक दारू लेके आए और उसको दोस्तों के साथ पी रहे हो, ये धन का गलत उपयोग है। 50 रुपए का दूध पियो, अभी लगता है 50 रुपए का दूध अपने स्टेटस में परवड़ता नहीं है, तो नींबू का जूस पियो और कुछ अच्छा अच्छा फ्रूट जूस पियो, 200-300 का तो हो ही जाएगा, तो वो आपको स्टेटस में पड़ता है। पर नशा पता करना ये धन का गलत उपयोग है। दूसरा कोई कर सकता है, पर एक आध्यात्म व्यक्ति से वो उम्मीद नहीं किया जा सकता है। आप एक 2 व्हीलर्स एक फैमिली के लिए जरूरी होता है। 2 व्हीलर्स आपका क्या है, बच्चे को आपने एक स्पोर्ट बाइक खरीद दिया, कई लाख रुपए का, अभी तो 50-60 हजार रुपए में 2 व्हीलर्स मिल जाता है। आप 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 का एक स्पोर्ट्स बाइक अपने बच्चे को खरीद दिया, और वो बच्चा वो स्पोर्ट्स बाइक लेके इतना वो चढ़ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी के ऊपर चढ़ा दिया, जिसके ऊपर चढ़ा दिया वो भी गया, बच्चे का भी कुछ हो गया, आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो, तो वो यूटिलिटी के तरफ पे वो नहीं रहा। ये धन का गलत उपयोग है। आप कपड़ा हर किसी को चाहिए, अगर आप शादी ब्याह में जाओगे उसके लिए कुछ अच्छा कपड़ा चाहिए, तो अभी उसके लिए इतना नहीं है कि मनीष मल्होत्रा का वो डिजाइन करने वाला कपड़ा चाहिए जिसमें 50,000 लाख रुपए एक कपड़ा का वो पड़ता है, तो ये धन का गलत उपयोग है। तो टू समराइज, आध्यात्म व्यक्ति से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो बंदा धन से आसक्त नहीं रहेगा, धन जरूरी है इसलिए कमाएगा, और धन का गलत उपयोग वो नहीं करेगा। ठीक बात, तो चलो ये पॉइंट भी मैंने कवर अप कर लिया। तो अभी मैं पैसे के लेके अपना जो अनुभव है उसका कुछ रूल्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग प्रोटेक्टेड रहो, फाइनेंशियली आप लोग प्रोटेक्टेड रहो। तो उसके लिए मैंने क्या रूल्स बनाए हैं, 1 मिनट मैं देख लेता हूं। एक तो है 1 रुपी सेव्ड 1 रुपी अर्नड, माने 1 पैसा बचाया तो 1 पैसा वो लाभ हुआ। बहुत फिजूल का खर्चा वो हो जाता है, और फिजूल का खर्चा इतना कि कोई 5 रुपए, वो 5 रुपए का क्या जाता है, अरे 5 रुपए एक दिन का, 5 रुपए कोई हिसाब नहीं करता है। 5 रुपए एक महीने में 150 रुपए होता है, और साल भर में तो वो फिर 1,500 रुपए से भी ज्यादा वो हो जाता है। तो कहीं भी फालतू का फिजूल खर्ची मत कीजिए, छोटा छोटा रकम भी, अगर आपका कुछ जरूरी है उसको आप ठीक से सोचिए, इसको क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये खर्चा अगर नहीं करेंगे तो चलेगा।
अगर ऐसा है तो मत कीजिए, क्योंकि जो पैसा आप बचाएंगे वो पैसा आपके भविष्य के लिए जमा पूंजी होके वापस में वही चीज आपको वो रिटर्न देगा। ये बात समझ लीजिए। दूसरा क्या है, डिफर द एक्सपेंसेस। अगर आपने घर में कुछ खर्चा है, आप कोशिश कीजिए वो खर्चे को आप डिफर कर सके। अगर थोड़ा सा अगर खर्चा करना है तो मैं 2 दिन बाद करूंगा, 1 हफ्ता बाद करूंगा, अगले महीने करूंगा, ऐसा डिफर करना सीखिए। अभी ऐसा मतलब नहीं है आप घर बना रहे हो तो उसमें अगर आप डिफर करोगे तो वो बिल्डिंग मटेरियल्स का कॉस्ट इतना जल्दी बढ़ जाता है तो उसमें फिर आपको नुकसान हो जाएगा। वैसा मत कीजिए। अगर कुछ एक्सपेंसेस कुछ है ऐसा छोटा मोटा क्या कुछ, अगर उसको ऐसा है कि आप 1 महीने बाद भी करो जिसमें आपको खर्चा का उतना कोई इशू नहीं आता है, तो वो आप डिफर कर दो, उसको देरी कर दो। उसमें भी आखिर में आपको ही लाभ पड़ेगा। आपको पता नहीं भविष्य के लिए आप छोटा छोटा करके कितना पैसा बचा लोगे। तीसरा क्या है, पैसा वहां पे ही लगाओ जो पैसा पैसा लाए। ये मैं हमेशा अपने वाइफ को कहता हूँ, दूसरों को वो कुछ मांग करता है, मैं जरूरी है तो वो देना है, तो मैं उनको कहता हूँ भाई पैसा है मेरे पास और पैसा मुझे वहां पे लगाना है जो वो और पैसा लेके आए, तो इसीलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी इन्वेस्ट करने के लिए क्या ज्ञान है, अभी इन्वेस्ट करने से पहले आप एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। टर्म इंश्योरेंस जो है, टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और दूसरा कोई लाइफ इंश्योरेंस मत लीजिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन अच्छा खासा होना चाहिए, जिसमें अगर आप 30 साल के हो, अगर मैं 5 रुपए का प्रोटेक्शन, 5 लाख रुपए का प्रोटेक्शन में लेता हूं और अगले 30 साल बाद वो 5 लाख रुपए का प्रोटेक्शन मेरे काम पे नहीं आएगा, पर अभी मेरे पास अगर कुछ मेरा बीमारी हो गया तो वो 5 लाख रुपए, वो कंपनी 5 लाख रुपए मुझे 90 ईयर्स तक देगा, पर 5 लाख रुपए 60 साल बाद वो काफी नहीं होगा। तो इसलिए हमको इतना प्रोटेक्शन हेल्थ इंश्योरेंस में अफोर्ड करना है कि जो फ्यूचर में मेरा काम का हो। जब तक आप स्वस्थ हो, हेल्थ इंश्योरेंस आपको हायर सम एश्योर्ड आपको देगा, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड आपको देगा, पर एक बार आप बीमार पड़ जाओगे तो वो आपका सम एश्योर्ड कभी वो बढ़ाएगा नहीं। तो इसलिए एक अच्छा खासा फ्यूचर के एस्टिमेट करके अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस आप ले लीजिए। 6 महीने के लिए आपका 6 महीने का जितना सैलरी आमदनी होता है, जो खर्चा होता है, तो उसका एक इमरजेंसी फंड बना के आप रख लीजिए। और बाकी जितना भी आपका सेविंग्स है आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो। अभी रियल एस्टेट में फ्लैट मत खरीदना, लैंड खरीद सकते हो तो लैंड खरीदो, वो भी विचार करके। और अगर ऐसा है कि लैंड इतना कॉस्टली है आप उसमें पैसा नहीं डाल सकते हो तो लैंड मत खरीदो। और अभी स्टॉक मार्केट में कुछ REIT लिस्टेड हुआ है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसमें पैसा मत लगाओ, क्योंकि मैं वो देखता रहता हूँ, उसका फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं है। तो उसमें अगर हो सके तो लैंड खरीदो। तो ये एक आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसमें भी आपका 10% या 15%, मैक्सिमम 20% पोर्टफोलियो उसमें आना चाहिए, किंतु लैंड इज ए इलिक्विड थिंग। जब भी पैसा जरूरत होगा लैंड से आप पैसा वो निकाल नहीं सकते हो। साल भर भी आपको लग सकता है एक लैंड को सेल करके अच्छा पैसा अपने जेब में वापस भरने के लिए। दूसरा, आप गोल्ड खरीद सकते हो। गोल्ड भी 10 to 20% आप उसमें वो गोल्ड वो आप रख सकते हो। गोल्ड के लिए अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक एक्सपीरियंस हुआ है, उसके लिए वीडियो आ गया। 56,000 का करीब करीब फ्रॉड मेरे से वो एक गोल्ड कॉइन के लिए वो हो गया, उसका वीडियो आएगा बाद में। तो गोल्ड के लिए आप कुछ रख सकते हो, और बाकी आप इक्विटी में रखो, शेयर मार्केट में रखो, जहां से आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। तो धीरे धीरे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर महीने में मैं बाद में अगर एक गूगल मीट ऑर्गेनाइज कर पाऊं, उसमें थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। तो खैर ये आपके लिए, और कुछ डेप्थ फंड में भी पैसा लगा देना, क्योंकि मार्केट अभी हाई है, स्टॉक मार्केट हाई है, तो पूरा पैसा एक झटके में मत लगाना। अभी SIP करना, मार्केट जब गिरा पड़ा होगा लमसम इन्वेस्ट करना। मार्केट अभी हाई में छोटा छोटा SIP करना, और कुछ फंड डेप्थ के लिए बचाना। मार्केट तो गिरेगा ही कभी, तो फिर लमसम वहां पे इन्वेस्ट करना। तो ये चीज मैं पूरा आपको मैंने बता दिया। अभी मैं कुछ बात बताता हूँ। अभी आध्यात्म जो मार्ग है उसमें कुछ भांड आपको मिल जाएगा,
जो आपको कहेगा कि दान करो दान करो, किसी भी धर्म प्रतिष्ठान में चले जाओ, वो लोग आपको दान के लिए आग्रह करेंगे। तो अगर वो वही कहेंगे, अभी दान के लिए आग्रह इसलिए करेंगे कि आप दान करोगे तब जाके वो लोग मुफ्त का रोटी तोड़ पाएगा। हिसाब आप ठीक से समझ लो। तभी ऐसा नहीं है कि आपको दान बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसके लिए आपको जो क्या करना है कि आप एक बजट बना सकते हो अपने घर के लिए। जो मैं करता हूँ, मैं महीने में 3000 रुपीज मैं डोनेट करता हूँ, वो मेरा बजट है। उसमें एक मोटा हिस्सा गुरु आश्रम और परिवार वो सब दक्षिणा वो सब देने के लिए जाता है। कुछ एनजीओस को मैं दान करता हूँ। रेयर ब्लड ग्रुप है, फूडिस क्लब है, विपश्यना केंद्र है, और एक निस्वार्थ करके मैं वीडियो जो बना स्कूल का लोगों का एक ग्रुप बनाया है, तो उसमें भी कुछ करता हूँ। करीब करीब 3000 रुपीज वो मेरा वो हर महीने का वो रहता है। आप भी अपने बजट के हिसाब से देख लो कि कितना आप वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जितना आपका परवड़ता है, जितने का पैसा आप रेस्टोरेंट में जाके उड़ा सकते हो, कुछ पैसा होता है फालतू खर्च करने के लिए, उतना ही पैसा आप डोनेट करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दान करने का कोई फल नहीं है, दान करने का अच्छा फल है। अभी इसके लिए एक डिस्क्लेमर है, जो लोग हराम का कमाई करता है उसके लिए ये नहीं है। मेरा रूल्स ये है कि हराम का 1 रुपए भी लेना नहीं है और हक का 1 रुपए भी छोड़ना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होता है, कुछ गलत फलत उल्टा पुल्टा काम करके पैसा कमाता है, धन कमाता है, और सोचता है वहां से अगर 100 रुपए गलत कमाया तो 10 रुपए वो धार्मिक प्रतिष्ठान में दे दिया तो मेरा जो 90 रुपीज बैलेंस है वो साफ हो गया। मेरे पास तो वो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मेरे पास कोई एक भाई काफी सालों पहले मुझे फोन किए थे कि मैंने 2 करोड़ रुपए का घपला किया, आप क्या मुझे सेव कर सकते हैं? मैं बोला नहीं, स्टेट वे में बोलता है नहीं। अगर कोई प्रोफेशनल बंदा होता तो कहता था ठीक है, आप मुझे 50,000 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके लिए हवन करता हूँ और आप पूरा बच जाओगे। अभी बचेगा कि मरेगा वो तो अलग बात, तो 50,000 रुपए का आमदनी भी हो जाता है। मेरे वो नहीं होता है। मैं स्ट्रिक्टली मैं उनको कह दिया मैं आपको कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिसको उन्होंने 2 करोड़ रुपए का चूना लगाया उनको कितना अभी हाल है वो सोचिए। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो किसी भी तरीके से अगर हराम का कोई कमाई करता है, आपको जूता खिलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, ये आप जान लीजिए। तो ऐसा गलत काम आप मत करिएगा। तो जितना भी कमाते हो आप कम कमाओ, 10,000 रुपए कमाओ, 1 लाख रुपए कमाओ, 50,000 रुपए कमाओ, 5,000 रुपए कमाओ, 1 रुपए भी आप दान करो। ये अभ्यास आप रखो, ये अभ्यास अच्छा होता है। और जितना आपके बजट में परवड़ता है उतना ही दान करना। अगर मैं किसी महीने में 3000 रुपीज मैंने डोनेट कर दिया, उसके बाद कुछ ऐसा इशू आ गया कि बहुत डोनेट करना ही है, तो मैं डोनेट नहीं करता, क्योंकि मेरा बजट वही है। क्योंकि पूरा दान कर देगा कि नंगा होकर खड़ा हो जाएगा तो मेरे को कल कौन देखेगा? फिर तो मुझे दान लेने के लिए रास्ते में जाकर खड़ा होना होगा। तो ऐसा नहीं है। पर अगर एक्सेप्शनल इश्यूज होता है कि नहीं उसको दान करना है, तो अगले महीने फिर मैं 3000 रुपए से कटौती करके मैं वो एडजस्ट करता हूँ। तो मोस्टली ये हिसाब मेरे से वो चलता है। तो अभी ये पूरा जो डिस्कशन है इसको मैं कंक्लूजन करता हूँ। किसी भांडों के चक्कर में मत पड़िए कि पैसा नहीं कमाना है, धन का क्या है, धन का आसक्ति, धन के ऊपर छाती में लेके जाओगे वगैरह वगैरह, उस सब बात में मत पड़िए। वो बेवकूफ बनाते हैं, वो आपको मुर्गा बना के अपना जेब भरेगा, तो उसमें आप मत पड़िए। धन कमाइए, पूरी तरह से धन कमाइए, लाइफ को बैलेंस कीजिए। कितना वक्त आप धन कमाने के लिए देंगे और कितना वक्त आप आध्यात्म साधना के लिए लीजिएगा, और पूरा ऐसा करके पूरा लाइफ को आप एकदम बैलेंस बनाइए, जाकि हम लोग 100 ईयर्स तक 1000 ईयर्स तक साधना कर सकते हैं। हमको साधना करने में ही खुशी है, डेस्टिनी में पहुंचना नहीं है। किसी जगह पे आपको जाना है, आप पहुंच गए तो बात खत्म। पर जब तक आप जा रहे हो ना, उसका जर्नी का एंजॉयमेंट ही कुछ अलग है। ट्रेन से कुछ अलग सा व्यू मिलता है, बस से जा रहे हो कुछ अलग सा व्यू मिलता है। अभी किसी जगह पे पहुंच गए तो क्या। तो मैं चाहता हूं आप आध्यात्मिक जीवन को आप उपभोग कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ जिंदगी का स्वाद भी लीजिए। और साधना की बात तो मैं हमेशा करता हूं, जोर शोर से आप लोग साधना भी कीजिए। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए। काफी ज्ञान बांट दिया। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ गलत कह दिया तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं वही बात कहता हूँ जो मैं अपने जीवन में अनुभव से मैं सीखा हुआ हूँ और जो मैं खुद मानता हूँ।
जाहिर नहीं है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो सकता है। उसको मेरा दूर से नमस्ते और मैं अपने रास्ते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।